नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज अस्मिता के विविध पहलू। विद्यार्थियों, अस्मिता का संकट क्या है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में जाना। आज हम जानेंगे कि अस्मिता के विविध पहलू क्या हैं, जिससे कि हम अस्मिता के संकट को समझ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति में बहुत से असंतोष उत्पन्न हुए और उनमें बहुत से पहलू जो है हमें देखने को मिलेंगे इसमें। और वर्तमान युग में विभिन्न जनसमूहों द्वारा अपनी पहचान की लड़ाई को कई धरातलों पर लड़ा भी गया है। सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक पहलू की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स, डार्विन, फ्रायड ये तीनों विचारक आते हैं। और इन तीनों विचारकों को इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए की श्रेणी में रखा गया है। इन्होंने इस पर विस्तृत चर्चा करी है। सिगमंड फ्राइडमैन है, इन्होंने अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के माध्यम से आचार व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करी है। और सामाजिक क्रियाकलाप को अपने अपने ढंग से इन तीनों विचारकों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत भी किया है। विद्यार्थियों, बच्चे की जो सीख है, बच्चे का जो ज्ञान है, वो परिवार से शुरू होता है और वह परिवार में अपनी पहचान बनाता है। इसी प्रकार जब परिवार से वह समाज में आता है तो समाज में भी एक अपना प्रभावशाली सदस्य बनने की कोशिश करता है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है, इसके मन में अपनी पहचान का संकट गहरा जाता है और किशोरावस्था में उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में परिवार की अपेक्षा स्कूल और मित्र मंडली का योगदान अधिक होता है। मतलब जब वो किशोरावस्था में रहता है तो वह परिवार के साथ और अपने मित्र मंडली के साथ रहकर अपनी पहचान को बनाने का प्रयास करता है। अब उनकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है, परंतु जाति वंश व्यक्ति के वश की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ उसका जन्म हुआ, मतलब कहाँ उसका जन्म हुआ है और किस वंश में है, किस जाति में है, ये उसके हाथ की बात नहीं है। वह अपना पहचान बनाने के लिए उसे जाति विशेष, वंश, इन सभी का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि इस आधार पर किसी को अपमानित किया जाए तो जीवन बड़ा संघर्ष में भी हो जाता है। वह अपनी पहचान बनाने में बहुत ही संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत करता है। पग पग पर, यानी कि हम कहें कि हर कदम पर उसे अस्मिता का संकट सताता ही रहता है। अपमानजनक जो घटनाएं होती हैं व्यक्ति के मन में समाज के प्रति विद्रोह की भावना भी पैदा कर देती हैं। वे समाज के प्रति विद्रोहात्मक अपनी प्रवृत्ति को रखता है। तो क्या समझ में आया विद्यार्थियों कि मनोवैज्ञानिक पहलू क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक पहलू को पर चिंतन करने वाले विचारक हैं कार्ल मार्क्स, डार्विन, फ्रायड और सिगमंड फ्रायड की बात की जाती है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चा होता है वह अपने परिवार में जो कुछ सीखता है, जो कुछ वो जानता है, उसे समाज में रखता है। समाज में उसके जो मित्र मंडली है, उसके जो समाज में जो उसका परिवार के लोगों से जो संबंध है, उससे वह अपनी पहचान को बनाता है। और यदि वह किसी प्रकार से निम्न जाति में पैदा हुआ है और उसे अपमानित किया जाता है तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इन सभी समस्याओं से जूझते हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। अब आगे बात आती है समाजशास्त्रीय पहलू की। समाजशास्त्रीय पहलू से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों कि समाजशास्त्रीय अस्मिता के प्रश्न को एक पृथक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि वह किस वंश में, किस जाति में पैदा हुआ है, उसका उसका वह निर्धारण खुद नहीं कर सकता है। तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, लोग उसको किस बात से टॉर्चर कर रहे हैं, किस बात से उसको नीचे दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उसका प्रभाव जो है उसके मन और मस्तिष्क में पड़ता है और समाज के प्रति वह विद्रोह भाव रखता है। अब समाजशास्त्री पहलू की जब हम बात करें तो समाज में भी वह व्यक्ति जो है किस प्रकार से अपना अस्तित्व कायम बनाए रखता है, किस प्रकार से अपने अस्तित्व को और निखारता है। और ऐसे जनसमूह जिसकी में महिला है, युवा वर्ग है, जाति समूह है, अल्पसंख्यक वर्ग है, जनजातियां हैं, वो किस प्रकार से अपने सामाजिक वातावरण में या सामाजिक व्यवस्था में अपनी जगह ढूंढते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इस उभरते हुए पहचान संकट से निपटने के लिए वे आंदोलन में भी शामिल हो जाते हैं और अपने प्रति सम्मान पाने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वे आंदोलन करते हैं। आज के युवा वर्ग के सामने कुछ विशेष समस्याएं और भी आ खड़ी हुई है, जैसे कि अलगाव की भावना, ठीक है, पहचान का संकट और बेरोजगारी। इन्हीं से छात्र असंतोष फैलता है और समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का भेदभाव भी एक भारी समस्या
बन जाता है। महिलाओं के आत्म तत्व को बचपन से ही नकारा जाता है, यानी कि महिलाओं को जो है बचपन से ही एक पृथक, पुरुषों से पृथक और एक निम्न समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाता है। उनकी पहचान जो है सीमित और दबी हुई हमेशा रहती है। राजनीति में महिलाओं की सहभागिता प्रभावकारी नहीं रही है और पश्चिमी देश में महिलाओं का मताधिकार प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। भारत एक ऐसा देश था जिसने कि महिलाओं को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही महिलाओं को मत देने का अधिकार और मानव अधिकार जो है उन्हें दिए गए। लेकिन विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, मताधिकार के लिए बहुत ही संघर्ष का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। भारत में दलितों की स्थिति को देखें तो सदैव समाज का निम्न स्तर पर रखा गया है उन्हें, और देश के विभिन्न भागों में अछूत समझी जाने वाली जातियों ने सफलतापूर्वक सामाजिक दमन के विरुद्ध संघर्ष किया। एम.एन. श्रीनिवास लिखते हैं कि इन सभी जातियों में, जिनमें तमिलनाडु का नादर समुदाय और महाराष्ट्र के महार शामिल हैं, अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। क्या मतलब हुआ? श्री एम निवास का कहते हैं कि इन सभी जातियों में तमिलनाडु का नादर समुदाय और महाराष्ट्र की महार जाति जो है अपने अधिकारों के प्रति इन्होंने लड़ाई लड़ी, मतलब चेतना जागृत करी और संस्कृति का संस्कृतिकरण किया। और संस्कृतिकरण से हम क्या तात्पर्य समझते हैं कि अपनी परंपरागत जीवन शैली व खान पान की आदतें छोड़कर तथाकथित उच्च जाति की आदतों व जीवन शैली को ग्रहण करना। संस्कृतिकरण का क्या मतलब हुआ कि अपनी परंपरागत जीवन शैली और खान पान की आदत तो छोड़ दी और हमने किसको अपना लिया? जो हायर क्लास है, जो उच्च जातियां हैं, उनकी जीवन शैली को हमने अपना लिया। उच्च जातियों ने जब इसका विरोध किया तो कई जुझारू नेताओं ने अपने अनुयायियों समेत धर्म परिवर्तन का मार्ग भी अपनाया और भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को कुछ विशेष अधिकार और लाभ भी मिले। अब इनकी अस्मिता के दावे को धीरे धीरे मान्यता भी मिलने लगी है। तो कहने का मतलब ये क्या है विद्यार्थियों की, समाज में जो रहने वाले लोग हैं, दीनहीन लोग हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग लोग हैं, इन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए बहुत ही संघर्ष में जीवन व्यतीत किया। इसके बाद बात आती है राजनीतिक आर्थिक पहलू की। राजनीतिक आर्थिक पहलू क्या है विद्यार्थियों? आजकल नारीवादी यानी जो महिला वर्ग है, अश्वेत है, अल्पसंख्यक है, दलित हैं, आदिवासियों द्वारा अपने अधिकारों के समर्थन में तरह तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है विद्यार्थियों की विभिन्न जनसमूहों द्वारा अपनी पहचान के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रमुख लक्ष्य क्या है और इन वर्गों में राजनीतिक चेतना का समुचित विकास हुआ है और इनकी स्थिति में भी सुधार आया है, किंतु वे अभी भी असंतुष्ट दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि इन सभी जो वर्ग हैं, नारीवादी हैं, अश्वेत हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए समाज में और इन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए बहुत से प्रयास भी किए और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। इन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ भी हासिल करी, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी असंतुष्ट जो है दिखाई देते हैं। इनके आर्थिक शोषण का इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए ये स्वाभाविक है विद्यार्थियों कि वे अधिक संसाधनों और सामाजिक सुरक्षा लाभों और राजनीतिक सहभागिता की मांग करते हैं। मतलब ये जो है, ये जो वर्ग है, ये बहुत ऐतिहासिक धरातल पर यदि हम देखें तो आर्थिक शोषण का शिकार रहे हैं। इन्होंने अपने अस्तित्व को बनाने के लिए संघर्ष तो किया, लेकिन असंतुष्टता हमें दिखाई देती है इनकी, और ये अपने आप को और अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए, सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक सहभागिता प्राप्त करने की मांग हमेशा करते रहते हैं। पश्चिमी जगत में महिला आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह बन गया विद्यार्थियों की वर्तमान समाज में हम हर व्यक्ति का महत्व उसके पैसे से आंकते हैं। मतलब हम वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखें तो व्यक्ति का क्या महत्व है? जब उसके पास पैसा है, पूंजी है, तो उसका महत्व है, अन्य किसी का नहीं। महिलाओं द्वारा घर पर किया गया काम, जिसमें घर संभालना होता है, बच्चे की देखभाल करनी होती है, समाज की निरंतरता के लिए अनिवार्य होती है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी उन्हें उपेक्षित समझा जाता है, उसे सेकेंडरी समझा जाता है, उनके काम की कोई तवज्जो नहीं होती है। फिर ये महिलाओं को आर्थिक रूप से मूल्यहीन माना जाता है। ठीक है, मतलब उनका कोई भी योगदान जो है नहीं है समाज के अंदर, लेकिन जबकि वो कितना योगदान करती हैं आप खुद ये चीज देख सकते हैं कि उसके बिना जो है, उस नारी के बिना यदि वो घर नहीं संभाले, बच्चों की देखभाल नहीं करे, तो समाज की निरंतरता जो है वो वही अवरोध वहां पैदा हो जाएगा। औरत का घरेलू काम उसे कोई वेतन नहीं देता, इसलिए उसका आर्थिक अवमूल्यन हुआ है। मतलब उसको कोई, जब वो घर का काम करती है तो उसका दायित्व बताते हुए उसको
ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि ये आपका दायित्व है, ये आपको करना होगा, आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी, उस दायित्व को इस प्रकार से थोप दिया जाता है कि वह मूल्यहीन हो जाती है और उसे किसी प्रकार का वेतन या किसी प्रकार के हम कहें कि किसी प्रकार की प्रोत्साहन जो है उसको नहीं मिलता और समाज में उसका दर्जा निम्न और निम्न और निम्नतर होता चला जाता है। इसलिए इसका आर्थिक अवमूल्यन भी हुआ और इस अवमूल्यन से घर से बाहर पहुंचे बिना नहीं रहता। मतलब ये अवमूल्यन जो है, मतलब जो उसका मूल्य अवमूल्यन मतलब उसका किसी भी प्रकार से मूल्य नहीं होना है ना, मूल्यहीन होना, वो बाहर पहुंचे बिना नहीं रहता, क्योंकि वहां भी उसे एक जैसा काम के लिए पुरुषों से कम वेतन ही मिलता है। मतलब बाहर से मतलब कि उसका मूल्य घर से बाहर अगर वो पहुंच जाती है, अब घर से बाहर जाकर के वह जब नौकरी करती है तो उसको पुरुष से कम आंका जाता है और पुरुष से कम वेतन उसको दिया जाता है। ऐसे में महिला अस्मिता के संकट को तब तक सही ढंग से नहीं समझ सकते बच्चों, जब तक कि उससे जुड़े सभी मुद्दे, विशेषकर घरेलू हिंसा, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार और गर्भपात के अधिकार को प्राथमिकता न दें। ठीक है। जहां तक राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न है बच्चों, सर्वेक्षण से पता चलता है कि अशिक्षित महिलाओं की ज्यादातर राजनीतिक निर्णय परिवार के पुरुष सदस्यों की राय पर निर्भर करते हैं। उनके लिए चुनावों में उम्मीदवार के रूप में जगह पाना और भी कठिन हो जाता है और मुस्लिम महिलाओं की मुख्य समस्या व रूढ़ियां और जो रूढ़ियां हैं और मौलवी हैं जिनके द्वारा उन पर मध्ययुगीन तौर तरीके थोप दी जाते हैं। रूढ़िवादिता मतलब परंपराएं जो हैं उस पर थोप दी जाती है और थोपता कौन है? पंडित लोग, मौलवी लोग जो है उन पर इन रूढ़ियों को थोप देते हैं। कट्टरपंथी मुल्ला शरीयत की व्याख्या करते हैं और उनके दिमाग में 1,500 साल पहले की मिसाल मौजूद रहती है और भारत में फतवों की मार महिलाओं पर पड़ती रहती है। बहरहाल हम ये देखें कि फतवे बहुत सोच समझ कर दिए जाएं। फतवा जारी करने वाले मुफ्ती को इस्लामी नियम कानूनों की जानकारी होने के साथ साथ आज के ज़माने की भी समझ होनी चाहिए। जो फतवा जारी करता है उसको अवेयर होना चाहिए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसे पता होना चाहिए बच्चों कि जो कुछ कह रहा है कहेगा 1,500 साल पहले की दुनिया के लिए नहीं, 21वीं सदी के लिए उसे कहना है। मतलब फतवा जारी करना है तो हमें 1,500 साल पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए फतवा जारी नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, 21वीं सदी की परिस्थितियों को देखते हुए फतवा जारी करना चाहिए। ऐसा मौलवियों को करना चाहिए। भारत में इस समय दलित संघर्ष का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और निजी औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण कैसे जुटाया जाए, यह भी जो है संकट गहरा रहा है। तो कहने का विद्यार्थियों क्या मतलब है? मनोवैज्ञानिक पहलू, समाजशास्त्री पहलू और आर्थिक और राजनीतिक पहलू, ये हर एक व्यक्ति विशेष, जिसमें दीनहीन व्यक्ति आ जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासी वर्ग और नारी महिला वर्ग, इन सबके लिए ये संकट जो है गहराता चला जाता है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकली उन्हें बिल्कुल निम्न स्तर का माना जाता है। समाज में उसकी कोई भी पैठ नहीं होती है, कोई भी भागीदारी नहीं मानते उनकी, और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी उनकी किसी प्रकार से भागीदारी नहीं मानी जाती है। इसलिए ऐसे लोग काफ़ी अत्यधिक रूप से काफ़ी रुष्ट होते हैं समाज के प्रति और वे क्रांति करने के लिए, विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वे संघर्ष में रहते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। इस अध्याय का कुछ सार संक्षेप है, इसे देख ही लीजिए आप एक बार कि आज का युग कैसा हो गया है, अवैयक्तिक हो गया है, इम्पर्सनल हो गया है, अपनी पहचान खो दी है उसने और खोई हुई पहचान को फिर से हासिल करने के लिए समाज के विभिन्न वर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, अश्वेत हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अपने अपने स्वत यानी सेल्फ रेस्पेक्ट पर जोर देने के लिए प्रयासरत हैं। अस्मिता का संकट कहाँ से उभरता है विद्यार्थियों? छोटे छोटे गांवों से जब वे शहरीकरण की ओर आते हैं तब उनके सामने अस्मिता का संकट गहराता है। इसके साथ अस्मिता और पहचान की अनुभूति की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं तो सभी देशों में हमें देखने को मिलती है। यूरोप की अश्वेत जातियों में, यहूदियों में हमें देखने को मिलती है। 1960 के दशक में अश्वेतों के द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार से नारीवादी हैं, समलैंगिक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, ये भी अपने अस्मिता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगे बात आती है अस्मिता के विविध पहलुओं की, जिसमें हमने मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पढ़ा, समाजशास्त्री पहलुओं को पढ़ा और राजनीतिक आर्थिक पहलुओं को समझा जाना कि किस प्रकार से वे अपने
अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाज में किस प्रकार से इनकी उपेक्षा की जाती है और अपने अपने लिए किस प्रकार से वो संघर्षरत हैं। इसी के साथ ही विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली आती है। प्रश्नावली में दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अस्मिता का संकट क्या है, व्याख्या कीजिए, और अस्मिता के विविध पहलू की समीक्षा कीजिए। इन इन दोनों प्रश्नों को मैंने दोनों वीडियोस में आपको समझाया। आप स्पष्ट रूप से उसका उत्तर दे सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद एंड नमस्कार।